ये कार्यक्रम सप्ताह में 4 दिन मंगल बुध गुरु शुक्र लाइव हम लोग आपस में जुड़ते हैं और हमारे पूर्वजों के इतिहास प्रकृति के रहस्य पर बात करते हैं। अभी इस कड़ी में चल रहा है कि किस प्रकार से इस संसार का विकास हुआ और कैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपना सेल्फ डेवलपमेंट किए और चेतना के कारण से उनके भीतर अपने लिए अनुकूलित वातावरण, अनुकूलित संसाधन, अनुकूलित क्षमता विकसित करते चले गए। चिड़ियों ने आसमान में उड़ना सीख लिया, मछलियों ने पानी में तैरना सीख लिया, मकड़ी ने जाल बनाना सीख लिया, मधुमक्खी ने छत्ता बनाना सीख लिया, दीमक ने जमीन के नीचे मिट्टी से घर बनाना सीख लिया। तो जो जीव जंतु जिस विषय पर फोकस था, जिस काम पर फोकस था, वह उस जीव जंतु का विशेष गुण, विशेष क्षमता के रूप में विकसित हुआ। अजगर का फोकस था कि बहुत बड़े बड़े जीवों को निगल सके और उसको पचा सके, इसलिए ऐसा क्षमता अजगर ने अपनी क्षमता को विकसित किया। वहीं बड़े बड़े डायनासोर विकसित हो गए, उड़ने वाले डायनासोर, पानी में रहने वाले डायनासोर, थल में चलने वाले डायनासोर। बीस करोड़ साल पहले बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़े जीव जंतु हुआ करते थे। अभी मनुष्य नस्ल पैदा नहीं हुआ था। मनुष्य तो तब पैदा हुआ जब 3.5 लाख साल पहले जंगल में रहने वाले कपी, वानर के भीतर इच्छा प्रकट हुई, उसके भीतर इच्छा जागृत हुई कि वो समतल मैदान एरिया में रहे। और जब वो कपी जो पेड़ में उछल कूद करता था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगा के कूदता था, अब वो समतल मैदान में दोनों पैरों से दौड़ने का अभ्यास करने लगा। आगे के पैरों का उपयोग वो किसी वस्तु को पकड़ने में, किसी वस्तु को दूर फेंकने में करने लगा, जिसके कारण से उसका रीढ़ की हड्डी सीधा होने लगा। माइक को बंद कर लेंगे कृपया, राम सिंह माथुर सर। माइक आपका ओपन है, उसको बंद कर लेंगे।
तो कपि जो जंगलों में था उसकी कुछ शाखा जो है समतल एरिया में आया, और समतल एरिया में आकर के दूर की चीजों को देखने का प्रयास किया। जो जानवर होते हैं अक्सर जो चार पैर में चलते हैं और जमीन के नीचे साइड को देखते हैं, किंतु जब वो कपि जो है दोनों हाथों को जब ऊपर उठाया तो दोनों पैर में खड़ा होने का अभ्यास किया तो दूर की चीजें दिखाई दी। जब दूर की चीजें दिखाई दी तो धीरे धीरे करके उसका रीढ़ की हड्डी सीधा होने लगा, उसके आगे के पैर किसी वस्तु को पकड़ने लायक उपयोगी बनने लगा, और इस प्रक्रिया में उसके कमर उसका पीठ सीधा होने लगा, और वही आगे चल करके आदि मानव का रूप धारण किया, आदि मानव के रूप में विकसित हुआ। और धीरे धीरे करके उसके कई अवस्थाओं से वह गुजरा। जो जंगलों में रहा उसको रामाफिथेकस कहा गया, और जो जंगल से बाहर जो ये मानव नस्ल की जिसकी शुरुआत थी उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स कहा गया। और ये होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमेगनम आदि अवस्थाओं से गुजरते गुजरते होमोसेपियंस बना। होमोसेपियंस आधुनिक इंसान का वैज्ञानिक नाम है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस उन कपि से लेकर के इंसान बनने तक की विभिन्न अवस्थाओं को विभिन्न नाम दिया गया, जिसमें होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमेगनम, लास्ट में होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस वह अवस्था है जिसमें इंसानों ने एक विकसित विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया। इसके पहले जितने भी जीव जंतु हैं वो सहज बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य ने विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया। विवेकी बुद्धि मानव द्वारा अर्जित बुद्धि है, जिसको लगातार तर्कशीलता और चिंतनशीलता के चलते उन्होंने अर्जित किया। सहज बुद्धि एक प्राकृतिक बुद्धि है जो सभी जीव जंतुओं में स्वाभाविक रूप से है। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि सहज बुद्धि को सीखने के लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करना नहीं पड़ता, जबकि विवेकी बुद्धि, तर्क बुद्धि को सीखा जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बछड़े को पानी में फेंक दिया जाए या किसी जानवर को पानी में फेंक दिया जाए तो तैरते हुए बाहर निकल जाता है। उसने कभी तैरना सीखा नहीं, उसके बावजूद भी उसने तैर लिया। बछड़ा जन्म लेते ही माँ का दूध पीने लगता है, जबकि उसको किसी ने माँ का दूध पीना नहीं सिखाया, इसके बावजूद भी वो दूध पीने लगता है। तो ये सहज रूप से जो जीव जंतुओं के भीतर है उसको सहज बुद्धि कहते हैं। लेकिन कई अनुभवों से गुजरते हुए इंसानों ने जो विशेष प्रकार से तर्कशीलता वाली बुद्धि अर्जित की उसको विवेकी बुद्धि कहते हैं। और इस विवेकी बुद्धि को प्राप्त करने की अवस्था को होमोसेपियंस कहते हैं। होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है इंसानों का।
हिंदी में होमो सेपियंस को प्रज्ञ मानव, विवेकी मानव कहते हैं। और ये विवेकी बुद्धि को उन्होंने लगभग 1 लाख वर्ष पहले प्राप्त किया, 1 से 1.5 लाख वर्ष पहले प्राप्त किया, क्योंकि 3.5 लाख साल पहले तक तो वो कपि अवस्था में था। करीब 1-1.5 लाख साल पहले उन्होंने विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया, तब सभ्यता का विकास चालू हुआ। सहज बुद्धि वाले जीव और विवेकी बुद्धि वाले जीव में एक और बड़ा अंतर है कि सहज बुद्धि वाला जीव अपने सभ्यता का विकास नहीं करता, जबकि विवेकी बुद्धि वाला जीव अपनी सभ्यताओं का लगातार विकास करता है। जैसे वो कपड़े पहनता है, वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, वो मोटर गाड़ी चढ़ता है, जबकि सहज बुद्धि वाला जीव अपनी सभ्यताओं का विकास नहीं कर पाता। जैसे बंदर है, सहज बुद्धि वाला जीव है, वो कपड़ा नहीं पहनता, मोटर गाड़ी नहीं चलता, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता। इंसान को छोड़ करके अभी तक इस धरती पर कोई भी दूसरा जीव जंतु नहीं हुआ जिसने विवेकी बुद्धि को अर्जित किया हो। इसलिए किसी के पास सभ्यता नहीं है, किसी के पास गाड़ी, मोटर, घर, बंगला नहीं है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसने लगातार अपनी सोच के कारण से इस क्षमता को विकसित किया। और जैसे ही इंसानों ने अपनी इस विवेकी बुद्धि को प्राप्त करके सभ्यता का विकास करना शुरू किया, तब पाषाण काल की शुरुआत होती है। पहली बार इंसानों ने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उस काल को, उस समय को पाषाण काल कहा जाता है। बंदर पत्थर को उठा करके आम के फल को नहीं तोड़ता, क्योंकि अभी तक बंदरों ने ये कला, ये क्षमता विकसित नहीं किया। भले एक डाल से दूसरा डाल पर छलांग लगाता है, लेकिन इंसानों ने उस पत्थर का इस्तेमाल दूर के जानवरों को फेंक करके मारने में, पत्थर का इस्तेमाल आग को रगड़ करके, पत्थरों को रगड़ करके आग पैदा करने में, पत्थर को नुकीला हथियार बना करके रस्सी को काटने, लकड़ी को काटने में जब करने लगा, इस पीरियड को, इस अवस्था को, इस समय को, इस काल को पाषाण काल कहते हैं। और ये पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक आदि पाषाण काल था। आदि पाषाण, प्रारंभिक पाषाण काल जिसको कहते हैं। इतिहास में पाषाण काल को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक आदि पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। जिस युग में सोना, चांदी, लोहा, हीरा, मोती की खोज नहीं हुई थी, उस समय इंसान सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करता था। उस समय को पाषाण काल कहा जाता है। ये 3 जो पाषाण काल है, जिसमें पहला आता है आदि पाषाण काल, जो 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा जो पाषाण काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से चालू होता है और 4,000 ईसा पूर्व तक था। और तीसरा जो पाषाण काल है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक है। अगर आज से कितना साल पहले अगर ऐसा सोचा जाए तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईसा मसीह का जो ईस्वी कैलेंडर है, अभी 2026 चल रहा है,
तो 2026 में ईसा पूर्व के मतलब पूर्व के समय को जोड़ना पड़ेगा। तो 1,00,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच आदि पाषाण काल था, और अभी 2026 ईस्वी चल रहा है, तो 2010 में 2026 को जोड़ना पड़ेगा। तो 10,000 में 2,000 को जोड़ने से कितना होगा? लगभग 12,000 होगा। आज से 12,000 साल पहले तक पूरी दुनिया में आदि पाषाण काल चल रहा था। इस बात को हमको समझना होगा। और 10,000 से 6,000 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चल रहा था। इसका मतलब 4,000 में 2026 को जोड़ना पड़ेगा, तो लगभग 6,000 साल पहले तक, आज से 6,000 साल पहले तक पूरी दुनिया में मध्य पाषाण काल चल रहा था। और 4,000 से 2,000 ईसा पूर्व के बीच में नव पाषाण काल चल रहा था। इसका मतलब 2026 को 2000 में जोड़ने से आज से 4,000 साल पहले तक पूरी दुनिया में नव पाषाण काल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि आज से 4,000 साल पहले तक दुनिया में पाषाण काल चल ही रहा था। और पाषाण काल चल रहा था, इसका मतलब उस समय सोना का खोज नहीं हुआ था, चांदी का खोज नहीं हुआ था, धातुओं का खोज नहीं हुआ था, जिसका इस्तेमाल इंसान औजार के रूप में, हथियार के रूप में, गहने के रूप में कर सके, खोज नहीं हुआ था। इस बात को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि कब जो है इस संसार की रचना हुई, उसको एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, ताकि ये पाषाण काल की थ्योरी आपको स्पष्ट समझ में आए। 13.7 अरब साल पहले आकाश मंडल का निर्माण हुआ। जितने प्रकार के तारे, ग्रह, नक्षत्र दिखाई देते हैं, एक बिग बैंग की घटना हुई 13.7 अरब साल पहले। तब आकाश मंडल के सभी तारे, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। 4.60 अरब साल पहले हमारा धरती ठंडा हुआ और पृथ्वी बना। उसके पहले आग का गोला था। जैसे सूर्य आग का गोला है, उसी प्रकार से हमारा धरती भी आग का गोला था, और वही बिग बैंग की घटना से टूट करके बिखरा हुआ। जैसे सूर्य आग का गोला है, अभी बाद में ठंडा होगा तो वो भी पृथ्वी जैसा बनेगा। 4.60 अरब साल पहले हमारा पृथ्वी बना, और इस पृथ्वी पर जो है 3.60 अरब साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। 3.60 अरब साल पहले इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन की उत्पत्ति में समुद्र में रहने वाले जीवों का विकास हुआ। उसके बाद 20 करोड़ साल पहले जुरेसिक पीरियड हुआ करता था। धरती दो टुकड़ों में बटे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी ध्रुव को गोंडवाना लैंड कहा गया। इस समय बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, परंतु इंसान नहीं था। मनुष्य नस्ल पैदा नहीं हुआ था, कोई नस्ल पैदा नहीं हुआ। 20 करोड़ साल पहले सभी प्रकार के जीव जंतु विकसित हो गए। तो फिर ये इंसान कब पैदा हुआ? इंसान मात्र 3.5 लाख साल पहले कपि से विकसित हुआ, वानर से विकसित हुआ, और ये अस्तित्व में कब आया? ये करीब 1.5 लाख साल पहले विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया। और जैसे ही विवेकी बुद्धि को प्राप्त किया, पाषाण काल शुरुआत हो गई, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में पाषाण काल था। फिर दूसरा मध्य पाषाण काल था, फिर तीसरा नव पाषाण काल था, और इन पाषाण कालों के बीच में सोना, चांदी, हीरा, मोती का खोज नहीं हुआ था।
इन्हीं पाषाण कालों के बीच में हमारे पूर्वजों ने, मनुष्य ने, इंसानों ने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया, पशुपालन सीखा और धीरे धीरे करके ग्राम सभ्यता की तरफ आगे बढ़ा। ये पूरी दुनिया में घटनाएं हो रही थी। अब बड़ा सवाल ये हो तो है कि अभी तक हमारे दिमाग में जो डाला गया है वो ये है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है, और सतयुग में जो लोग थे वो सोना चांदी के गहने पहनते थे। राजा हरिश्चंद्र के पास बहुत ढेर सारे सोना थे। तो कब था सतयुग? जब आज से 4000 साल पहले तक पूरी दुनिया में पाषाण काल ही चल रहा था, तो सतयुग कब था? और एक एक युग को करोड़ों करोड़ों साल बताते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के लिए तो जगह ही नहीं बच रहा है पाषाण काल के बाद। सोन की लंका कहां से आ गया त्रेता युग में? सोने की लंका थी बोलते हैं। तो त्रेता युग कब था? और उस सोन को गलाने के लिए क्या उस समय बड़े बड़े फैक्ट्रियां थी? तो ये सब कथा कहानियां हमारे दिमाग में डाल करके, वायरस की तरह डाल करके हमको प्राकृतिक ज्ञान से भटका दिया गया, और हम सच्चाई से दूर हो गए, प्राकृतिक सच्चाई से दूर हो गए। ये सोचने वाली बात है। इस प्रकार से आदि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पूरी दुनिया में चल रहा था। उसके बाद फिर धर्मों की शुरुआत हुई होगी। इस बीच में धर्म बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। लोग अपने खाने पीने, रहने की व्यवस्था के बारे में सोचेगा कि धर्म के बारे में सोचेगा? लोग अपने खाने पीने और रहने के बारे में सोचेगा कि बैठ करके भक्ति भजन करेगा? ये सोचने वाली बात है। और जब ये पूरी दुनिया में ये पाषाण काल चल रहा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने सभ्यताओं का विकास कर लिया था। दो प्रकार की यहाँ स्थिति है। एक, पूरी दुनिया में पाषाण काल चल रहा था, दूसरी तरफ हम कोयतुर जनों की पूर्वजों ने कबीलाई गण व्यवस्था से लेकर के कोट सभ्यता तक विकसित कर लिया था। वो बड़ा इंटरेस्टेड है, रुचिकर है। हमारे पूर्वज जब गुफाओं में रहते थे, जब घर नहीं बनाए थे, गुफाओं में रहते थे, तभी से अपनी संस्कृति विकसित कर लिया था और अपने आप को कोया मनवाल कहते थे, कोयतुर कहते थे। उनके मन में ये सवाल आया, ये नामकरण करने की जो चीजें हैं कि सभी जीव जंतुओं का नाम किसने रखा होगा? हिरण को हिरण किसने कहा होगा? शेर को शेर किसने कहा होगा? भालू को भालू किसने कहा होगा? स्वाभाविक है, भालू ने अपने आप को तो कभी भालू कहा नहीं होगा, शेर ने अपने आप को शेर कभी कहा नहीं होगा, शेर को तो पता भी नहीं होगा कि इंसान मुझे शेर कहते हैं। पेड़ पौधों को पता नहीं होगा कि मुझे आम का पेड़ कहा जाता है। इस सारे चीजों का नाम किसने रखा होगा? निश्चित रूप से सारे चीजों का नाम हमारे पूर्वजों ने रखा और अपनी भाषा में रखा। तो अपनी भाषा विकसित किया होगा तब तो रखा होगा।
और जितने प्रकार के आम हैं उसको पहचान करके इस प्रकार से पेड़ को हम मड़ा कहेंगे, और इस प्रकार के पेड़ को हम अन्य नाम से जानेंगे, इस जीव जंतु को हम इस नाम से जानेंगे। ऐसा सभी जीव जंतुओं का नामकरण हमारे पूर्वजों ने, जिस समय कोया युग चल रहा था, गुफा में मनुष्य निवास करता था, हमारा पूर्वज जब गुफाओं में निवास करता था उस समय इन जीव जंतुओं का नाम रखा, अपना भी नाम रखा, अपने रिश्ते नातों का भी नाम रखा। तो अपने आप को कोयतुर या कोया कहा, प्रकृति को कोया कहा। कोया मतलब प्रकृति, और अपने आप को कोयतुर संज्ञा दिया। तुर मतलब वंश या संतान। गुफा में निवास करता था इसलिए अपने आप को कोयतुर कहा, गुफा का संतान। क्योंकि प्रकृति को भी कोया कहा और गुफा को भी कोया कहा, और मां के गर्भ से को भी कोया कहा, जिसको कोख कहा जाता है। क्योंकि इन सब चीज में एक समानता थी। मां के गर्भ को कोख कहा, कोख कोया कहा, और प्रकृति की जो गुफा है उसको भी कोया कहा। क्योंकि दोनों में समानता ये थी, जिस प्रकार से मां के गर्भ में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, उसको डर नहीं लगता मां के गर्भ में, उसी प्रकार से हमारे पूर्वज भी जब गुफाओं में निवास करता था तो गुफा में मां की गर्भ की तरह सुरक्षित महसूस होता था, उसको डर नहीं लगता था। इसलिए मां की गर्भ और गुफा की तुलनात्मक रूप से दोनों को एक बराबर सम्मान दिया। इसलिए गुफा को भी उन्होंने कोया कहा, मां के गर्भ को भी कोया कहा। क्योंकि प्रकृति से हमारा पोषण होता है, प्रकृति से हमारा सब कुछ मिलता है। जिस प्रकार से मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो गर्भ से ही उसको सारा चीज मिलते रहता है, पोषण सुरक्षा। उसी प्रकार से प्रकृति से ही हमको सब कुछ मिलते रहता है, पोषण सुरक्षा। इसलिए प्रकृति से ही तुलना करके प्रकृति के समान मां के गर्भ को, प्रकृति के समान गुफा को, और प्रकृति के समान महुआ के फूल को संज्ञा देते हुए उन सब का प्रकृति के बराबर आदर किया, और खुद को कोया मनवाल कोयतुर कहा, नाम रखा अपना कि हम कोयतुर हैं, प्रकृति के पुत्र है, प्रकृति के वंशज है। इस प्रकार से वो अपने समाज, अपनी भाषाओं का विकास गुफा में रहता था उसी समय कर लिया। फिर धीरे धीरे वो अपने विचारों को दीवालों पर लिख करके चित्र शैली में, यदि धनुष के बारे में बात कर रहे हैं तो धनुष के चित्र बना करके, हिरण के बारे में बात कर रहे हैं तो हिरण का चित्र बना करके, उनके भीतर पत्थरों पर चित्र बनाने की, तस्वीर बनाने की विधा विकसित हुआ, और वो अपने विचारों को लिख करके कैसे प्रकट किया जाए ये क्षमता विकसित हुआ। वही भित्ति चित्र, भित्ति लिपि के रूप में विकसित हुआ। और ये सब उस समय हो रहा था जिस समय पूरी दुनिया में आदि पाषाण काल चल रहा था, और हमारे पूर्वज इस प्रकार से भाषा संवाद करने के लिए, लिखने के लिए विकास कर रहे थे गुफाओं के भीतर। और धीरे धीरे गुफाओं में संख्या बढ़ी तो कई जगह निकल करके वो बिखरे अलग अलग समूह बनाते चले गए, तो बहुत से अलग अलग कबीलों का निर्माण हुआ। तो हमारे पूर्वजों की कबीलाई गण व्यवस्था, नार गण व्यवस्था,
कोटगण व्यवस्था, ये विकास क्रम बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत रुचिदायक है। इसको हम लोग पूरा समय लेकर के अगले सत्र में सुनेंगे। हमारे प्रथम शंभु कोसोडुम अपने जोग बल से, अपने तंद्रा बल से, अपने ध्यान बल से इस संसार की रचना क्रम को समझने का प्रयास कर रहे थे। कैसे फलों में रस आया होगा, कैसे फूलों में खुशबू आया होगा, इन सारी चीजों का अध्ययन किया हमारे प्रथम शंभु कोसोडुम ने। उनके गुण दोषों का अध्ययन किया और उसी से आयुर्वेद नामक बड़े बड़े ग्रंथ बाद में बने, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। उस समय तो कोई प्रयोगशाला नहीं था, फिर भी इतना ज्ञान हमारे शंभु ने अर्जित किया, कोसोडुम ने अर्जित किया। तो उनके ज्ञान अर्जित करने का जो तरीका था वो जोग और तंद्रा था। वो शांत पूर्वक किसी स्थान पर बैठ करके उस विषय के बारे में फोकस होकर के चिंतन करते थे और प्रकृति के साथ कनेक्ट होकर के अपनी पावर को प्रकृति के साथ जोड़ करके महसूस करते थे। उसी जोग तंद्रा का भी प्रतिदिन हम लोग यहाँ अभ्यास करते हैं। अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना जोग है और उसके साथ लीन हो जाना, मग्न हो जाना तंद्रा है। मेडिटेशन, तंद्रा को मेडिटेशन कहा जाता है और योग को आज के शब्द में योग कहा जाता है। चलिए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाइए, कमर पीठ सीधा कर लेंगे, आप हाथों को ज्ञान की मुद्रा बना लेंगे।